सोचिए, जिस अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने करीब 20 साल तक अरबों डॉलर खर्च किए, लोकतांत्रिक संस्थाएं खड़ी की, सेना तैयार की और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की, उसी देश में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने इतनी तेजी से काबुल पर कब्जा कर लिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन 5 साल बाद कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि तालिबान सत्ता में कैसे आया और उसने अफगानिस्तान में क्या बदल दिया। असली कहानी यह है कि इन 5 सालों में तालिबान खुद कितना बदला और उसके साथ भारत के रिश्ते कितने बदल गए। 2021 में तालिबान के लौटने के बाद भारत ने उससे दूरी जरूर बनाई, लेकिन अफगानिस्तान से अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं किए। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा, भारत ने मानवीय मदद जारी रखी और काबुल में अपनी मौजूदगी फिर शुरू की। इस बीच तालिबान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी लगातार बिगड़ते गए और फिर आया 2025, जब भारत और तालिबान के रिश्तों में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे समीकरण को समझने का मौका दिया। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब तालिबान का रुख भारत के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तालिबान ने हमले की निंदा की। इसके बाद 15 मई 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से फोन पर बातचीत की और पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए उनका आभार भी जताया। ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद ज्यादा था, लेकिन काबुल का रुख इस्लामाबाद के साथ खड़े होने के बजाय अपेक्षाकृत अलग दिखाई दे रहा था। और फिर कुछ ही महीनों बाद ऐसा हुआ जिसने भारत तालिबान रिश्तों में बदलाव को और साफ कर दिया। अक्टूबर 2025 में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत पहुंचे। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद ये किसी वरिष्ठ तालिबानी नेता की पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी। नई दिल्ली में मुत्तकी ने एस जयशंकर से मुलाकात की। बातचीत सिर्फ राजनीतिक मुद्दों तक भी सीमित नहीं रही। दोनों देशों के बीच व्यापार, विकास, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और सुरक्षा जैसी कनेक्टिविटी और काफी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने इसके बाद काबुल में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को भी और मजबूत किया। भारत ने अपने टेक्निकल मिशन को एम्बेसी के स्तर पर अपग्रेड करने की घोषणा की। यानी 2021 में जहां भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, वहीं 2025 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। भारत अब तालिबान से सीधे और उच्च स्तरीय स्तर पर बातचीत कर रहा था। लेकिन सवाल है कि तालिबान भारत के साथ इतना व्यवहारिक क्यों रहा है? इसका एक बड़ा जवाब है पाकिस्तान। तालिबान और पाकिस्तान में बढ़ती दूरी। 2021 में तालिबान की वापसी को पाकिस्तान के लिए बड़ी रणनीतिक सफलता माना गया था, लेकिन 5 साल बाद ही दोनों देशों के रिश्ते काफी बदल चुके हैं। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर सवाल उठाता है। दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान के इन आरोपों को स्वीकार ही नहीं करता। इसके अलावा डूरंड लाइन और सीमा विवाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाते रहे हैं। सीमा पर झड़पें और सैन्य तनाव बढ़ने के साथ तालिबान के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि तालिबान अब भारत समेत दूसरे देशों के साथ अपने विकल्प बढ़ाना चाहता है। और यहाँ भारत उसके लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि भारत एक बड़ा बाजार है, आर्थिक ताकत है और अफगानिस्तान के साथ उसका पुराना विकासात्मक रिश्ता भी तो है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि 2021 के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार खत्म नहीं हुआ, लेकिन व्यापार का स्वरूप जरूर बदला। कुछ जरूरी आंकड़े उन पर नजर डालते हैं। 2021-22 में दोनों देशों का कुल द्विपक्षीय व्यापार करीब 1.065 अरब डॉलर था। 2024-25 में ये करीब 1.009 अरब डॉलर रहा। यानी कुल व्यापार में बहुत बड़ा उछाल सामने नहीं आया, लेकिन अफगानिस्तान से भारत का आयात बढ़ा। 2021-22 में भारत ने अफगानिस्तान से करीब 511 मिलियन डॉलर का सामान खरीदा था और 2024-25 में ये बढ़कर करीब 690 मिलियन डॉलर हो गया। दूसरी तरफ भारत का अफगानिस्तान को निर्यात करीब 554 मिलियन डॉलर से घटकर 319 मिलियन डॉलर रह गया। अफगानिस्तान से भारत आने वाले प्रमुख उत्पादों में सूखे मेवे, फल और दूसरे कृषि उत्पाद शामिल हैं। इसलिए ये कहना ज्यादा सही होगा कि 2021 के बाद दोनों देशों का व्यापार तेजी से बढ़ा नहीं, बल्कि व्यापार की दिशा और संरचना बदली है। अब यहाँ भारत की पुरानी भूमिका समझना जरूरी है, तभी हम आज के सिचुएशन को समझ पाएंगे। क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता तालिबान के आने के बाद शुरू नहीं हुआ था। भारत ने 2001 से 2021 के बीच अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में भी अरबों डॉलर की सहायता दी और कई बड़ी परियोजनाएं खड़ी की।
भारत की प्रमुख परियोजनाओं पर एक नजर डालते हैं। अफगान संसद भवन, काबुल भारत की मदद से बनाया गया सलमा डैम, हेरात जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। सलमा डैम से बिजली उत्पादन और सिंचाई में मदद मिलती है। जरंज डेला राम हाईवे, अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार क्षेत्र की दिशा में कनेक्टिविटी देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना। स्कूल, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक विकास परियोजनाएं, अफगान छात्रों और अधिकारियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम। यानी भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ सरकार के साथ संबंध नहीं बनाए, बल्कि सड़क, संसद, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के जरिए जमीन पर अपनी मौजूदगी भी बढ़ाई। और अब भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के समीकरण में एक नया मुद्दा जुड़ रहा है, पानी। तालिबान कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। कुनार नदी आगे जाकर काबुल नदी में मिलती है और काबुल नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसलिए अगर अफगानिस्तान कुनार के पानी को बड़े स्तर पर रोकता या मोड़ता है तो पाकिस्तान में पहुंचने वाले पानी पर असर पड़ सकता है। तालिबान का कहना है कि वो अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल अपनी बिजली और सिंचाई के लिए करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि इससे उसकी वाटर सप्लाई सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अब सिर्फ सुरक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देश कृषि और तकनीकी सहयोग को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान ने भारत से अपने कृषि क्षेत्रों को आधुनिक बनाने में मदद मांगी है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में आपको भी बताते हैं। अफगान कृषि अधिकारियों और विशेषज्ञों को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग, कृषि अनुसंधान और तकनीक में सहयोग, कृषि प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने में मदद, पशु स्वास्थ्य और क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज को मजबूत करना, सीमा पर एग्रीकल्चरल चेक पॉइंट्स और क्वालिटी कंट्रोल व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग, बीज, बागवानी, सिंचाई और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में सहयोग, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और डिजिटल समाधान को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें हैं। और इसी सहयोग के तहत भारत और अफगानिस्तान में एक अफगान हिंदू कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। यानी भारत का फोकस अब सिर्फ अफगानिस्तान को सामान भेजने पर नहीं है, बल्कि वहां की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर भी दिखाई दे रहा है। तो भारत तालिबान के साथ क्यों जुड़ना चाह रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत तालिबान को स्वीकार कर चुका है? नहीं, भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत ये भी समझता है कि अफगानिस्तान की जमीन पर वास्तविक सत्ता तालिबान के पास ही है। इसलिए अगर भारत अपने सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा करना चाहता है तो उसे काबुल की मौजूदा सत्ता से बातचीत करनी ही होगी। भारत की कुछ मुख्य चिंताएं हैं। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए न हो, पाकिस्तान के साथ बदलते समीकरणों पर नजर बनी रहे, मध्य एशिया तक भारत की कनेक्टिविटी के विकल्प खुले रहें, अफगानिस्तान में भारत के पुराने निवेश और परियोजनाएं सुरक्षित रहें, अफगान लोगों के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते कायम रहें। और तालिबान की अपनी जरूरतें भी कम नहीं हैं। उसे चाहिए व्यापार, निवेश, विकास, मानवीय सहायता और पाकिस्तान के अलावा दूसरे क्षेत्रीय साझेदार। यही दोनों की जरूरतें एक दूसरे को करीब ला रही हैं। लेकिन क्या तालिबान सच में बदल गया है? यही सबसे जरूरी फर्क समझना होगा। तालिबान की विदेश नीति में व्यवहारिकता बढ़ी है, लेकिन उसकी मूल विचारधारा में बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सीमित भागीदारी और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे आज भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय हैं। इसलिए भारत का तालिबान के साथ बातचीत करना ये नहीं बताता कि भारत उसकी हर नीति का समर्थन करता है। भारत का तरीका कुछ ऐसा है, बातचीत रखो, अपने हितों की रक्षा करो, लेकिन अपनी चिंताओं को भी साफ रखो। और शायद यही भारत की अफगानिस्तान नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात है। कैसे लगी आपको हमारी आज की रिपोर्ट? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करते जाएं। ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारी साथी तृप्ति ने। कैमरे पर मौजूद हैं दीपक दुबे और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।